Hello students, this is Vivek from Shiv Jyoti Education Group. So today we'll start with the new chapter, that is chapter number 15, waves. Waves से पहले हमने oscillation पढ़ा and oscillation में हमने majorly SHM के बारे में बात करी. तो SHM में जो equations हमने पढ़ी, SHM में हमने देखा बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें हुई, बहुत सारी इक्वेशंस हुई, उसमें हमने डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया एंड वी कैलकुलेटेड डिफरेंट वैल्यूज. जैसे अगर हमारे पास फोर्स की इक्वेशन थी तो फोर्स की इक्वेशन से हमने वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला. ठीक है, तो इक्वेशंस यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही काम में आएंगी, बट कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि वेव मोशन के बारे में बात हो रही है, मतलब एसएचएम है, वेव एसएचएम है. ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल के इस चैप्टर पे हमें काम करना है. सो बेसिकली वेव के बारे में बात करें तो वेव, व्हाट इज अ वेव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वेव. सो कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि वेव इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस. मतलब वेव जैसे हम कहते हैं, वेव क्या होता है, वेव सबसे पहले वेव के बारे में अगर बात करें तो दिमाग में क्या आता है, दिमाग में आते हैं वेव्स के, सी वेव्स. ठीक है, तो बेसिकली सी वेव्स में भी क्या हो रहा होता है, सी वेव में भी ये हो रहा होता है कि अगर हम खड़े हैं यहाँ पे, लाइक इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ बीच और समथिंग, और ये वेव आती है यहाँ से, तो क्या होता है, एकदम से यहाँ से कुछ पानी ऐसे चलता हुआ आता है, हिट करता है और फिर वापस चला जाता है. तो बेसिकली हमें क्या लगता है कि समथिंग केम, इट बम्प्ड एंड इट रिटर्न बैक, या यूं कह लो कि कुछ बम्प आया, उसके बाद एक मोशन हुआ एंड इट रिटर्न्ड अगेन. ऐसा ही होता है कुछ कुछ. तो बेसिकली वेव मोशन इज अबाउट दिस बम्प ओनली. जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे अच्छे तरीके से इसको अगर समझना है तो आप ऐसा इमेजिन करो कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल. ओके, आपने एक रोप ली, एक रस्सी ले ली, एक रस्सी को आपने दीवार के एक एंड पे टांग दिया. ठीक है, बांध दिया बेसिकली. एंड जब उस रस्सी को पकड़ के, अगर हम जैसा एनसीईआरटी में आप देखना, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखा है, एनसीईआरटी बुक से जब आप देखोगे पढ़ोगे उसमें ये ऐसा ही एग्जांपल बता रखा है. क्या, एक रस्सी आपने ली दीवार पे, एक एंड उसका बांध दिया दीवार पे और एक को आपने पकड़ लिया. ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ऊपर की तरफ हल्का सा एक बम्प दिया, मतलब बम्प इन द सेंस आपने ऊपर की तरफ एक झटका दिया. ठीक है, तो जैसे ही आप यूं करते हो तो क्या होता है, इमेजिन करके देखो, और अगर प्रैक्टिकल करना चाहो तो करके भी देख सकते हो. जैसे अपन ने यूं किया, ऊपर की तरफ एक बम्प दिया, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कुछ कि जैसे अगर ये वॉल है, ठीक है, दिस इज द वॉल, और एक एंड अगर यहाँ पे बंधा हुआ है. ठीक है, जब स्टार्टिंग में बंधी हुई है वायर तो ऐसी बंधी हुई है. ठीक है, आपने जैसे ही बम्प दिया तो व्हाट हैपेंड बेसिकली, तो ये हुआ कि ये यहां से आपने बम्प दिया तो ये यूं घूमा और बाकी की रस्सी ऐसा ही रही. अब ये आगे जाएगा धीरे धीरे, मतलब थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा. ठीक है, ये बम्प आगे ट्रैवल कर रहा है, ये जो बम्प है ये आगे ट्रैवल करेगा. ठीक है, और एंड में लास्ट में यहां पे दिखेगा ये बम्प, और फिर यहां से क्या, यहां के बाद क्या होगा इसके बारे में बात नहीं करते हैं अभी. अभी ये समझो कि ये बम्प जो हुआ, ये बम्प धीरे धीरे आगे ट्रैवल किया. ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक चीज समझ के चलो कि ये जो बम्प है ये आगे ट्रैवल कर रहा है, मतलब इस टाइम पे यहां पे जो पार्टिकल था वो अब इस टाइम पे ऊपर है. ठीक है, यही पार्टिकल अभी ये यहां था, लेकिन जैसे ही बम्प आया तो ये यहां चला गया, या यूं बोल लो कि ऊपर चला गया. अब ये बम्प जब आगे गया तो ये पार्टिकल वापस यहां आ गया. ठीक है, अब यहां पे जो पार्टिकल था, ये जब बम्प आया तो वो पार्टिकल ऊपर चला गया. ठीक, फिर जैसे ही ये बम्प आगे ट्रेवल किया तो ये पार्टिकल यही नीचे आ गया. इसका मतलब ये पार्टिकल कहीं नहीं गया, पार्टिकल का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक खुद का मोशन नहीं था, वो अपनी जगह पे ही है, यहीं पे ही. बट जैसे जैसे वो जगह चेंज हुई, मतलब ये डिस्टर्बेंस जो आया, डिस्टर्बेंस की वजह से ये यहीं चिपका हुआ था, लेकिन अब रोप ही अगर इस तरह से ऊपर चली गई तो ये यहां पहुंच गया था. ठीक है, और मोशन किसका हो रहा है फिर, मोशन ध्यान से देखो ना, अगर इस तरह का मोशन आपको दिखे, दूर से अगर कोई देखे उसको क्या दिखेगा कि ये जो चीज है ना, ये पहले यहां थी, फिर यहां आई और फिर यहां गई, यानी कि आगे की तरफ मोशन कौन कर रहा है, ये पार्टिकल. ये पार्टिकल तो यही है, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल जब ऊपर गई रोप तो ये ऊपर गया, और जब रोप नीचे आई तो यहीं का यही है. मतलब इस पार्टिकल की पोजीशन यही है, इस पार्टिकल की भी पोजीशन सेम है. पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, कौन मोशन कर रहा है, ये जो बम्प सॉरी, ये जो बम्प है ना, ये मोशन कर रहा है आगे की तरफ. फ्रंट मोशन जो है, आगे की तरफ का मोशन इस बम्प का हो रहा है. ठीक है, पार्टिकल अपनी जगह पे, पार्टिकल का मोशन नहीं हो रहा है. ठीक है,
पार्टिकल का मोशन सिर्फ अप एंड डाउन हो रहा है कि मतलब ऊपर गया, जब ये ऊपर गया तो पार्टिकल भी ऊपर गया, जब ये नीचे आया तो पार्टिकल भी नीचे आ गया। तो बेसिकली ये जो पार्टिकल का मोशन है ये तो अप एंड डाउन हो रहा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एक्चुअल मोशन कौन कर रहा है? ये बम्प। एंड व्हाट इज दिस बम्प कॉल्ड? दिस बम्प इज कॉल्ड डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मतलब हमने एक सीधी सादी रोप टांग रखी थी, हमने क्या किया, उसको डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे डिस्टर्ब किया, ऊपर की तरफ ऐसे झटका दिया, तो वो ऐसे 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 ट्रैवल किया, ठीक है, पूरी रोप में आगे तक, ठीक। अब ये वापस हो सकता है ये वापस भी आ जाए नीचे की तरफ से, ठीक। अब इसको ऐसे इमेजिन करो, मैंने अभी आपको क्या, हमने हल्का सा झटका दिया ऊपर की तरफ। अब इसी को अगर हम और जोर से ऐसे ऐसे करके झटका देने लगे, बचपन में किया भी होगा आप लोगों ने, तो अगर ऐसे ऐसे करके झटका देने लगे तो क्या होगा? पार्टिकल ऊपर भी जाएगा, वही पार्टिकल नीचे भी जाएगा, फिर वही पार्टिकल ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे भी आएगा, ठीक है। मोशन चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो उसमें भी कौन ट्रैवल कर रहा है? उसमें भी सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टरबेंस ही ट्रैवल कर रहा है। और इस डिस्टरबेंस से होने वाले फंडे को, इस डिस्टरबेंस से पैदा होने वाली मोशन को हम वेव मोशन कहते हैं, या इस डिस्टरबेंस को ही हम वेव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर आपने बोला कि पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज चलती हुई दिख रही है, तो ये डिस्टरबेंस और ये कि इसको फिजिक्स में कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे क्या कि मतलब कौन सी चीज आगे जा रही है? विच थिंग is actually causing the phenomena, जो wave phenomena, the things which we are going to discuss in the wave phenomena, what is the thing which is actually being transferred, or the thing which is actually being moving, or will we call it the disturbance only, or it would be something else? So understand the thing कि जब हमने move किया तो what are we transferring into it, what are we giving it, what are we giving, जिसकी वजह से ये हो रहा है? we are giving energy, उस सिंपल सी रखी हुई रोप को हम एनर्जी दे रहे हैं। अब कई किताबों में यू विल सी कि एनर्जी नहीं सर, हम तो वेलोसिटी दे रहे हैं। हाँ तो ठीक है, वेलोसिटी दे रहे हैं, उसमें कोई मास भी है, तो वेलोसिटी और मास जब पिक्चर में आते हैं तो मोमेंटम टर्म काम में आती है। मतलब हम उसको या तो एनर्जी दे रहे हैं या मोमेंटम दे रहे हैं, बात एक ही है कि हम उसको एक वेलोसिटी दे रहे हैं डिस्टर्बेंस को, या हम एनर्जी दे रहे हैं, तो it is traveling due to it, ठीक है। तो बेसिकली वी आर it is the movement of energy। waves के केस में the thing which moves, the thing which is in motion is energy, ठीक है। पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल्स तो अपनी जगह ही रहेंगे, ठीक है। पार्टिकल का मूवमेंट, अब इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। पार्टिकल का मोशन जब पिक्चर में आता है तो वो अलग टाइप की वेव्स बनती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल मूव नहीं करेगा, बट फॉर राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज द मेजर थिंग व्हिच इज कॉजिंग दिस वेव मोशन इज द डिस्टर्बेंस और द एनर्जी व्हिच वी ट्रांसफर, ठीक है, और द मोमेंटम व्हिच वी गिव, ठीक है। ओके, तो एक कुछ और फेनोमेनास भी देखते हैं इसके। सो वेव की सिंपल डेफिनेशन आप ये याद कर सकते हो, वेव क्या है? डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन, ये हमने देखा। डिस्टर्बेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? एफ नेट जीरो, ये डिस्कस कर चुके हम। अब एफ नेट अगर जीरो है तो वेव नहीं बन सकती, ठीक है। यू नीड टू, अ पुश इज नीडेड एक्चुअली फॉर अ वेव टू फॉर्म, टू गेट फॉर्म्ड, ओके। सो इसीलिए हमने बोला डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच ट्रैवल्स, मींस दिस डिस्टर्बेंस ओनली ट्रैवल्स एंड पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल बट दे ऑसिलेट, ठीक है, ऊपर नीचे ऑसिलेट, ठीक है। और प्रॉपर अगर डेफिनेशन चाहिए, यू कैन राइट इट डाउन, you can just remember that the waves which require, आप इसको ना वीडियो का जैसे बीच में से मैं बोल रहा हूं तो लिख लिया करो या पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। सो द वेव्स which require, या सॉरी वेव मोशन की आप लिख लो पहले। सो यू कैन राइट वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through a medium, wave motion is a kind of disturbance which travels through a medium due to repeated vibration of particles of medium, due to repeated vibration of particles of medium about their mean position, comma the motion being transferred from one particle to the next, ठीक है। this motion is being transferred from one particle to the next, ठीक है। तभी तो ये मूव किया पार्टिकल, इसने ट्रांसफर किया अगले पार्टिकल, अगला मूव किया, ये तो आ गया अपनी मीन पोजीशन पे, अगला फिर मूव कर रहा है, फिर उसने ट्रांसफर कर दिया, फिर अगला मूव कर रहा है, ऐसे ही तो आगे 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 जाके मोशन बनेगा, ठीक है। ओके,
अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन क्या होता है, इसमें आप सिंपली ध्यान रख सकते हो कि इट इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स, बात कर ही ली हमने, ठीक है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है लेकिन अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक। दूसरा, each particle receives disturbance slightly later than its preceding particle, नॉर्मल सी चीज है। द वेलोसिटी विद विच अ वेव ट्रेवल्स, अंडरस्टैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख भी लेना चाहो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वेलोसिटी विद विच अ वेव ट्रेवल्स is different from the velocity of the particle with which it vibrates about the mean position, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, यू कैन अंडरस्टैंड। कोई भी चीज आगे मूव कर रही है तो उसकी स्पीड अलग है एज कंपेयर टू पार्टिकल जिस स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। गेटिंग द लॉजिक, ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ अब वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, यू कैन राइट इट डाउन राइट नाउ। आगे जब पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या? द वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ मीडियम, द वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट the particle velocity continuous changes during its vibratory motion about the mean position, and the particle velocity is maximum at the mean position and is minimum at the extreme position। अब कुछ चीजें याद आ रही होंगी आपको पुरानी, हमने क्या बोला कि पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे है, मीन पोजीशन पे, और मिनिमम कहां पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये तो हमें मालूम है, एसएचएम में हमने पढ़ा है कि पार्टिकल जब ऊपर जाता है, ऊपर जाके एक्सट्रीम पोजीशन, पेंडुलम के केस में बताया था मैंने आपको, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0, ठीक है। और जब मीन पोजीशन पे आता है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये बताया था। बस वही वाले लॉजिक्स हैं इसमें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स मतलब ये वो वेव्स हैं विच रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। मींस यू कैन से कि ये जो वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स, ये बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। अब थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कौन सी ऐसी वेव्स होती हैं जो बिना मीडियम, ठीक है, जो ट्रैवल करती हैं, जिनको मीडियम चाहिए, वो कौन कौन सी होती हैं? साउंड वेव्स होती हैं और वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग होती हैं। साउंड वेव्स, भाई सिंपल सी बात है, पानी में या हवा में आप बोलते हो तभी सामने वाला सुन पाता है, लेकिन यही चीज आपने अगर कभी नोट करी हो स्पेस में, जहां वैक्यूम है, वहां पे जाके आप चिल्लाओगे तो आवाज नहीं आएगी सामने वाले को आपकी, ठीक है। सो पॉइंट इज, अब कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हमने पिक्चरें बहुत देखी हैं, हॉलीवुड मूवीज में हमने देखा है कि एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करते हैं, वो तो एक दूसरे से बात करते हैं स्पेस में, वो सूट पहन के, हेलमेट पहन के जो रहते हैं, वो तो आपस में बात कर सकते हैं। तो वो चीज, जिनको ऐसा कंफ्यूजन हो, कई लोगों को पता है कि कैसे बात करते हैं, जिनको नहीं पता है वो समझो, उनके पास ट्रांसमीटर सिस्टम्स अपने पूरे होते हैं, वो अपने एक दूसरे के सूट्स जो होते हैं उनके, वो कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। तो उसमें माइक होता है, अगले के पास स्पीकर होता है, तो उनका एक चैनल होता है जिससे वो कनेक्टेड है, ठीक है, उससे वो बात कर पाते हैं। उससे नहीं, जैसे स्पेस में अगर दो लोगों को खड़ा कर दें और अगर ये चिल्ला रहा है इधर से, उसको सुनाई नहीं देगा ये क्या बोल रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस, इनको मीडियम चाहिए, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, ये वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे तब थोड़ा डिटेल में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी इतना समझो कि मैकेनिकल वेव्स वो जिनको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, लाइक साउंड वेव्स या वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, लाइक सबसे पहली चीज, ये EMW क्या है अभी बताऊंगा मैं, बाकी लाइट जैसे होती है, लाइट एनर्जी जो है, लाइट ट्रैवल कर जाती है, सन कहां पे है, अर्थ से इतना बाहर है स्पेस में, लेकिन लाइट आ जाती है ना हमारे पास, उसको नहीं चाहिए मीडियम, लाइट ट्रैवल करती है फुल ऑन। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हम 12th में पढ़ेंगे। EMW ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में ट्रैवल करती है, ठीक है। ये पूरा एक चैप्टर है 12th में, तो तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझो कि नॉन मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आता है वो आता है ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये है जो एक्चुअल पार्टिकल मोशन को डिफाइन करता है, ठीक है, एक्चुअल में पार्टिकल मोशन को डिफाइन करता है, ठीक है। इसको अब इसको डिटेल में देखते हैं। इसको एक बिना एग्जांपल के नहीं समझ सकते, आई विल गिव एन एग्जांपल जिससे आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, ओके। सो
ये दो वेव्स हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का आप डायग्राम इस तरह से समझो और ये लॉन्गिट्यूडनल का इस तरह से। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसमें वेव मोशन तो इधर हो रहा है, वेव मोशन का, वेव का जो डायरेक्शन है वो तो ये है, बट ये जो पार्टिकल्स हैं इसके वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब पार्टिकल मोशन और वेव मोशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ऊपर नीचे मोशन कर रहे होंगे, बट वेव मोशन का डायरेक्शन ये है हॉरिजॉन्टल और पार्टिकल मोशन का ये होगा वर्टिकल, ठीक। मतलब वेव मोशन और पार्टिकल मोशन के बीच में 90 डिग्री, मतलब पार्टिकल्स वुड बी ऑसिलेटिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव, ठीक है। ऐसा मतलब, और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा किस केस में होता है। ऐसा इस तरह की वेव में होगा जिसमें आपको जो ग्राफ है इसका वो कुछ ऐसा दिखे, कुछ ऐसा दिखे, ठीक है। तभी तो पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे गया, पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे गया, ठीक है। ऐसा कौन सा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडनल के केस में इस तरह की कौन सी वेव होती है? इस तरह की वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग अगर ऊपर नीचे मैंने बताया था, तो उस केस में ऐसी तो दिखेगी रस्सी, ठीक है। तो पार्टिकल का मोशन, वेव का मोशन जो डिस्टर्बेंस है वो तो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट पार्टिकल जो है, पार्टिकल ऊपर गया फिर पार्टिकल नीचे गया, पार्टिकल ऊपर गया फिर पार्टिकल नीचे गया, ठीक है। तो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना इनके बारे में कि इनको एक रिजिड सरफेस चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, जैसे सॉलिड या लिक्विड, ये गैस में नहीं ट्रैवल कर सकते, ठीक है। उसके रीजंस, उसके जो नीड्स हैं और जो जो कंडीशंस होती हैं उसकी, उस पर अपन ना ही डिस्कस करें तो बेटर है। यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि हाँ, इसमें पार्टिकल मोशन और वेव मोशन में 90 डिग्री होता है, मतलब परपेंडिकुलर मोशन होता है, आप मतलब परपेंडिकुलर होता है वेव मोशन और पार्टिकल मोशन, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। बट इसमें ये होता है कि ये पार्टिकल्स भी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव होता है। साउंड चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है 9th में, तो आपको समझ में आएगा कि जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज सामने वाले तक कैसे पहुंच पाती है, और आपके पास वाला जो बंदा खड़ा है आपके जस्ट पास में, उसको तो बहुत जोर से सुनाई देगी, लेकिन वो बहुत दूर अगर कोई बंदा खड़ा होता है उसको सुनाई भी नहीं देगी, यानी कि वो साउंड जाते जाते आते आते रास्ते में वीक हो गया। तो कैसे हुआ? आपने बोला, आपने कुछ भी बोला तो बेसिकली क्या हुआ, आपने कुछ भी बोला तो ये इस यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको एक बम्प मिला, उन्होंने उस साउंड को कैरी किया, और साउंड कैरी करके क्या हुआ, वो साउंड कैरी करते करते आगे लेके गए सामने वाले तक, ठीक है। तभी तो सामने वाले को आपकी बात समझ में आई, मतलब इसमें पार्टिकल्स ऐसे ही ट्रेवल करें तभी तो सामने वाले तक आपकी आवाज पहुंची, ठीक है। तो ये किसी में भी ट्रैवल कर लेती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी ट्रैवल कर लेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। अब जस्ट फॉर अ डेफिनेशन अगर आपको इसकी चाहिए हो तो फॉर डेफिनेशन आप इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे मैकेनिकल वेव हमने बात की थी, मैकेनिकल वेव का आप लिख सकते हो कि द वेव्स विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके। ट्रांसवर्स के बारे में आप लिख सकते हो waves in which individual particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of propagation of the wave, वही समझाया मैंने आपको, ठीक। और ट्रांसवर्स वेव में एक टर्म आएगी क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। जो ऊपर का मोशन है, जो नीचे का मोशन है, क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में आप लिख सकते हो, दीज आर द वेव्स इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। अभी वही देखा हमने, ओके। नाउ एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक मीडियम में वेव जब ट्रैवल करती है तो कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं जो होनी चाहिए उसमें, क्या होती हैं वो लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम क्या क्या होती हैं। पहली होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बात कर चुके हैं हम, इलास्टिसिटी आपने खींचा, अगर वो वापस ही नहीं आना चाहेगा तो वेव मोशन कैसे होगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी, द मीडियम मस्ट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी सो दैट द पार्टिकल्स कैन रिटर्न टू देयर मीन पोजीशन, वही बोला मैंने। नेक्स्ट इनर्शिया। इनर्शिया कैसे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं होगा तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे क्यों आना चाहेगा, या वो एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसे जाएगा। मान लो आपने रस्सी को यूं हिलाया, उस पार्टिकल में अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं होता तो वो रोप के साथ ऊपर जाता ही नहीं, वो तो वहीं टिका रह जाता, ठीक है। वो रोप के साथ ऊपर ही चला गया। जैसा होता है कई बार हम बस में जब ट्रैवल करते हैं, वो वाला एग्जांपल याद कर लो। So the medium must possess the property of inertia or mass so that particles can store kinetic energy, आगे ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। Now minimum friction,
ये भी जरूरी है. सो द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम must be small, between the particles must be small, so that they continue to oscillate for a longer time and waves travels through a larger distance in the medium. ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. This is an important thing. Okay, great. अब we'll talk about the most important thing, which is, जिसमें वैसे भी सबको डर लगता है, which is equation of wave motion. ठीक है, let's discuss. So general equation of a wave. आपको ऐसी इक्वेशन देख के सबसे पहले तो दिमाग में आता होगा कि सर आपने तो बोला था कि एसएचएम टाइप की इक्वेशन आएगी, हमने तो साइन कॉस की इक्वेशन देखी है. जो भी इक्वेशन देखी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हर इक्वेशन में, हर इक्वेशन ऑफ वेव में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड t. मतलब अगर y मोशन है, y क्या है बेसिकली, y जो है, y एक ऑसिलेशन है. ठीक है, मतलब एक y एक ऐसी एंटिटी है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेशन दिखा रही है. ठीक है, तो वेव मोशन में कैसे रिप्रेजेंट, वेव मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, y विल बी डिपेंडिंग ऑन x एंड t. x एंड t क्या है, x होता है डिस्प्लेसमेंट, t होता है टाइम. x होता है डिस्प्लेसमेंट एंड t होता है टाइम. ठीक, सो कैसे डिपेंड कर रही है, क्या हो रहा है, ये तो आपको मालूम है. जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें यहां पे हम पार्टिकल का, ये y जो है, दिस इज बेसिकली द मोशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, अब अगर वेव मोशन, वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, वेव का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है. ठीक है, और पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये किस किस पर डिपेंड करेगा, वेव के मोशन पे. ये वेव का मोशन मतलब क्या, डिस्टरबेंस का मोशन. अभी अभी हमने बात की थी, डिस्टरबेंस जितनी तेज आगे जाएगा उतना ही तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ेगा. गेटिंग द लॉजिक, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वेव का मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितना हो रहा है उस पे. ठीक है, सो अंडरस्टैंड कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t. y मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t. x एंड t मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन है ये. ठीक, ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वेव मोशन. ये कई किताबों में मेंशन भी होती है, कई किताबों में दूसरी तरह से होती है. कई बार ऐसा सिंबल मिलेगा आपको, ये d2y टाइप का, तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो पॉइंट इज करना डिफरेंशिएशन ही होता है, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसको आपके लिए ऐसे लिखा है. तो ध्यान रखो क्या कंडीशन होती है कि d2y by dt स्क्वायर शुड बी इक्वल टू k d2y by dx स्क्वायर. अब ये d2y by dt स्क्वायर समझाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से. dy by dt का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया. ठीक है, d2y by dx स्क्वायर, y का ही डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया. ठीक है, एंड ये k एक कांस्टेंट है एंड इट के नॉट बी इक्वल टू 0. ये हमेशा ध्यान रखना. और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो है इसके साथ साथ इसके ऊपर, ये इन दोनों पे तो डिपेंड कर ही रहा है. तो एक वेव मोशन पे हर एक चीज ऑसिलेट करती है, हर एक चीज ऊपर नीचे होती है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे डेंसिटी हो, कोई सी भी एंटिटी हो पार्टिकल की. ठीक है, ध्यान रखना. अभी वो बाद में और जब 12th में और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज आपको. अभी आप ये ध्यान रखो कि कोई भी मोशन, कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए और अगर पूछा जाए कि बताओ ये वेव मोशन की है कि नहीं, आप ये चेक कर लो उसमें सीधे से. अगर ये एस्टैब्लिश हो रहा है k उसमें कांस्टेंट है कोई भी, और ये k एसएचएम वाला कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, एक अनदर कांस्टेंट है. ठीक है, तो बस ये और ये में ये रिलेशन आना चाहिए कि वी शुड हैव अ कांस्टेंट ओवर हियर. ठीक, ओके, ग्रेट. तो ये समझ के चलो कि हाँ ये रिलेशन होना चाहिए और ग्राफ कुछ ऐसा होगा. ठीक है, ओके. नाउ दूसरी चीज, एम्पलीट्यूड, फेज, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर. ठीक है, सिंपली आप पहले पढ़ चुके हो तो मैं बता रहा हूं, आप बस लिख लो. एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमने बात की थी, जब वो डिस्प्लेसमेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, याद है, लिख लो. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट suffered by the particles of the medium is called amplitude. ठीक है, the maximum displacement suffered by the particles is called amplitude. जब इक्वेशन की मोशन, ये वेव की इक्वेशन हम और डिटेल में जब डिस्कस करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, अभी मतलब मैथमेटिकली तब समझ में आ जाएगा, अभी आप एसएचएम से रिलेट करके समझते जाओ. ठीक है, टाइम पीरियड की हमने बात कर ली थी. पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन टू एंड फ्रो. टाइम पीरियड मतलब पार्टिकल ये गया, ये आया और ये वापस आया. समझ में आ रहा है, ये गया,
ये मीन पोजीशन, ये गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये गया दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन और वापस आ गया मीन पोजीशन, ठीक, ओके। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, न्यू सिंबल आता है उसका, और लिखते कैसे हैं, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, उसमें क्या था नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इन अ गिवन मीडियम, ठीक। वेवलेंथ, एक नई टर्म आ रही है इसमें वेवलेंथ, विच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन अ टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड, वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसके टाइम पीरियड में, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। डिटेल में अभी जब इक्वेशन करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, उसमें तब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अभी आप समझते जाओ क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन अ टाइम इक्वल टू द टाइम पीरियड, यानी कि अपने टाइम पीरियड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो, ठीक। नेक्स्ट वेव नंबर, वेव नंबर जो है ये थोड़ा अच्छा सा टॉपिक है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वेव नंबर क्या होता है 1/वेवलेंथ हो जाता है। वेव नंबर ये जो टॉपिक है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको आपको ध्यान रखना रहेगा। वेव नंबर, वेव नंबर क्या है, ये है 1/वेवलेंथ, ठीक है। ये बस याद कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। डेफिनेशन में बता देता हूं, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर वेव नंबर है तो वेव का कितना नंबर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड द वेव नंबर एंड इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ का फॉर्मूला, वेवलेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि वेव वेलोसिटी से इसका लॉजिक आएगा, तो वेलोसिटी का जब इक्वेशन आएगी तब आएगा, तो वेव का फॉर्मूला हम उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए यू जस्ट रिमेंबर कि वेव नंबर की एक एंटिटी होती है विच इज 1/वेवलेंथ, ठीक है। सो अभी जस्ट रिवाइज योर एसएचएम प्रॉपर तरीके से, ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस ऑल द इक्वेशंस एंड सम मोर डिटेल्स अबाउट वेव मोशन इन डिटेल। टिल देन स्टडी वेल, थैंक यू।